नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। आपकी कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, यूपी पैट, यूपी टेट, सी टेट या अन्य कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं समय को नष्ट करते हुए भारत का भूगोल। तो देखिए भाई, इसमें बताएंगे भारत की सामान्य जानकारी है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आपको पक्का सटीक पता होना चाहिए। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं भारत के क्षेत्रफल की। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.42% है। ठीक है, यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% क्षेत्रफल हमारे इंडिया का है, हमारे भारत का है, जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, नंबर दूसरा फैक्ट क्या कहता है, भारत में विश्व की जनसंख्या का, भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है उसका जो है 17.5% हिस्सा जो है भारत में निवास करता है। कितना करता है? 17.5 हिस्सा, पूरे संसार का 17.5 हिस्सा भारत में निवास करता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम इसके विस्तार की, कि भारत का जो विस्तार है कैसे कैसे है, कहां से कहां तक है। तो देखिए, पहले बात करूंगा मैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की। तो आपने नक्शा देखा होगा भारत का। तो देखिए, मैं विस्तार के साथ बताता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ पर होता है आपका क्या, पूर्व होता है, और इधर होता है हमारा क्या, पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम होता है। तो देखिए भाई, उत्तर से दक्षिण की बात करूंगा पहले मैं। उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है कितना है, ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक का, उत्तर से दक्षिण तक। तो इधर कौन से कन्याकुमारी तक का जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर की है। या फिर हम कहें कि उत्तर से दक्षिण तक का जो भारत का विस्तार है वो कितना है, तो वो कितना है, 3214 किलोमीटर। अब देखते हैं यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, ये 3214 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व का विस्तार। तो पश्चिम हमारा कहां पर है, ये रहा। ठीक है, पश्चिम बिंदु कौन सा हमारा, गोहार माता गुजरात में, और पूर्वी बिंदु कौन सा हमारा, वो है हमारा की बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार है वो कितना है, तो ये है हमारा 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933। हिसाब लिखेंगे यहाँ पर, 2933 किलोमीटर का विस्तार है। कहां से कहां तक का? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का जो विस्तार है भारत का, वो 2933 है। जबकि उत्तर दक्षिण में कितना है, 3214 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। चलिए पहले देख लेते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु यानी कि यहाँ का जो उत्तर में, यहाँ का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, वो है इंदिरा पोल। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा, वो है इंदिरा पोल। ठीक है, ये है हमारा उत्तरतम बिंदु इंदिरा पोल। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंदिरा पोल हो जाएगा, इंदिरा पोल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो होगा हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर परीक्षा में आता है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट जो है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। अब देखते हैं हम भारत का पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु यानी कि यहाँ पर बिंदु, हमारा गुजरात का जो बिंदु है यहाँ पर एंड होता है, तो ये कौन सा हमारा, ये कहते हैं हम गोहार माता या गौर माता। ठीक है, गोहार माता या गौर माता कहते हैं इसको। ये हमारा कौन सा पश्चिमतम बिंदु हो, ये कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो देखिए
ये है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर होता है, इसे इसका नाम है किबुथु। ठीक है, क्या इसका नाम? किबुथु। तो आपने 4 बिंदु पढ़े, तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कोल। दक्षिणतम कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पॉइंट नीचे रहता है। ठीक है, इंदिरा कोल उत्तरतम, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा क्या हुआ? इंदिरा पॉइंट हो गया। और पश्चिम की बात करें, पश्चिम का बिंदु जो है वो तुम्हारा गोहार माता है, और पूर्व की बात करें तो पूर्व में तुम्हारा क्या आता है? किबुथु आता है। तो 4 पॉइंट हमने ये किए। अब एक मेन पॉइंट और आता है कि भारत का दक्षिणतम भूमिगत बिंदु कौन सा है। अब बात कर रहे हैं भूमिगत, तो ये तुम्हारा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी ये तुम्हारा कहां पर? ये तुम्हारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। ये भूमिगत की बात है। मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट मैप है, यहाँ पर ये बिंदु है, यह तुम्हारा क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तुम्हारा यहाँ पर है। ये तुम्हारा क्या है? ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है भूमिगत। लेकिन अभी हमने पढ़ा था क्या? इंदिरा पॉइंट के बारे में। तो ये कहां पर है? ये यहाँ पर है, जो तुम्हारे बने हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये इंदिरा पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में। तो इसलिए इसको हम माना गया दक्षिणतम बिंदु। अगर एग्जाम में आए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमिगत, भारत का भूमिगत दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे कन्याकुमारी। यदि वो कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला फैक्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो इस जहाँ पानी नहीं होता, ठीक है, जो अन्य देशों से मिला हुआ है वो स्थलीय सीमा होती है। तो कितनी है वो? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो अब बात करेंगे आगे हम तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा यानी जो हमारे समुद्र टच है, इधर हमारे बंगाली खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो सब क्या हमारा ये पानी में टच है, समुद्र टच है, तो इसे कहते हैं हम तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, और मेन पॉइंट क्या देंगे इसमें? केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। ये पूरी मिला चलोगे, ये नापोगे तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारे द्वीप है उनको छोड़कर होती है, यानी केवल यही जो समुद्र टच है। लेकिन जो 15,002 ये तुम्हारी 7,516 है, ये द्वीप समूह मिलाकर होती है। छोटे छोटे हमारे द्वीप समूह बने हुए हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह, उन सबको मिलाकर कितनी होती है? 7,516 हो जाती है। जबकि जो तटीय सीमा प्रायद्वीप भारत की वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये द्वीपों को छोड़कर है, और द्वीपों को मिलाकर करें तो कितनी होती है? 7,516 किलोमीटर होती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की। तो देखो भारतीय मानक समय रेखा को हम 82.5 पूर्व देशांतर पर कहते हैं। ठीक है, 82.5 पूर्व देशांतर पर होती है। और देखिए ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय मानक सेवा एग्जाम में आएगा कि भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए 5 राज्य जैसे गुजरती है, इनके अलावा जो राज्य होगा वो आपको देखना होगा। तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले नंबर आता है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 छत्तीसगढ़, यूपी से छत्तीसगढ़ में आती है। उसके बाद में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तुम्हारा है मध्य प्रदेश, और तुम्हारा क्या है? ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय मानक समय रेखा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? तो देखिए भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो होता है 5.5 घंटे। कितना होता है? 5.5 घंटे होता है। बिल्कुल याद कर लेना, 5.5 घंटे किसमें होता है? हमारा भारतीय मानक समय रेखा
भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में अंतर होता है 5.5 घंटे का होता है। ठीक है, अब देखिए बात करूंगा मैं कर्क रेखा की। तो देखिए कर्क रेखा जो है इसको हम 23.5 डिग्री कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री होकर गुजरती है ये। अब बात करेंगे हम कर्क रेखा की। तो देखिए कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप कहेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा वो कि 4 राज्य देगा तो कहेगा कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आपको 8 राज्य याद करने होंगे। इनको पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ याद करेंगे जल्दी काम हो जाएगा। तो पहले आता है हमारा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा कटेगा, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। कौन सा है? गोवा तो राज्य है वो भारत का सबसे अधिक या सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे कम नगरीकृत कौन सा है। तो सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा HP, इसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे सर्वाधिक वन वाला राज्य। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं इंडिया में? तो यह हमारा क्या? मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है, सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा हो गया? MP यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। और देखिए इसका एक शहर है इंदौर। इंदौर शहर को स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वच्छ शहर माना गया इंदौर शहर को। तो देखिए आगे पढ़ेंगे हम। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? अभी मैंने बात की सबसे अधिक वनों की। तो सर्वाधिक वन वाला राज्य था मध्य प्रदेश और सर्वाधिक सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम वन है हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा जो है एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम वन है। अब बात करेंगे भारत के मौसिन राम, एक जगह है मौसिन राम। कहाँ पर है ये? मेघालय में। यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो गांव है कौन सा है? वो है मौसिन राम, जो कि मेघालय में है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तो इसलिए इसको मौसिन राम को भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताया गया है। अब देखिए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह। ठीक है, लेह। ठीक है, सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। अगर एग्जाम में आए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लेह आपको लगाना होगा, लेह लद्दाख। ठीक है, तो लेह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम बरसात होती है। और कितनी होती है? ये 15 से 40 सेंटीमीटर तक की ही होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके सेकंड पार्ट में जल्दी लेकर लौटूंगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।